नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने सीरिया के ऊपर स्ट्राइक किया, जो एयर स्ट्राइक किया उसके बाद लगातार यूएस के इनवॉइस ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लगातार वो इजराइल को कंडेम करने की कोशिश, इसके अंदर कोशिश क्या कंडेम कर ही रहे हैं वो पूरी तरीके से। अब आप अगर देखोगे तो एक गुट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मे बी आफ्टर दिस आर्टिकल, आफ्टर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएं कि मे बी शायद यूएस जो है वो अपने कदम पीछे हटाना शुरू हो चुका है एंड दे आर अबैंडनिंग इजराइल। और ये चीज़ आपको इस पूरे आर्टिकल के बाद बड़ा क्लियर हो जाएगी। आप देखिए एक गुट सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक गुट है यूएस लगातार कोशिश कर रहा है टर्की के साथ अपने संबंध साधने की, जिसमें सीरिया आकर के ज्वाइन हो रहा है। और इसमें इजराइल का जो एयर स्ट्राइक है उसने पूरा रंग में भंग डाल दिया और इसको लेकर के बड़ा ये लोग चिंतित हैं। और इसीलिए यूएस के एनवॉय ने एकदम क्लियरली इजराइल को यहां पर कंडेम कर दिया। इवन जो आज तक का यूएस स्टांस था गोलन हाइट का लेकर के, उसके खिलाफ भी अपना स्टेटमेंट दे दिया। तो इसको डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का इस समय पर जो ऑफर चल रहा है उसके अंदर आपको हमारा फाउंडेशन कोर्स सिर्फ और सिर्फ 19,999 में मिलेगा, प्लस इसके साथ आपको 6 महीने का एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप इसके लिए अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, कल ये पूरा ऑफर खत्म हो जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स या इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करिएगा और मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा। मेरा कोड है APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो हुआ क्या है कि यूएस एम्बेसडर हैं टॉम बैरक, यूएस एम्बेसडर टू टर्की एंड स्पेशल एनवॉय टू सीरिया टॉम बैरक, जिनकी तस्वीर आप यहां पर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं इस समय पर। उन्होंने इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि इजराइल ने जब सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक किया तो इसकी कोई भी जानकारी यूएस को नहीं थी। हालांकि इजराइल ने बार बार इस बात तो कहा कि हमने सारी जानकारी यहां पर यूएस को दे करके ही एयर स्ट्राइक किया था। बार बार ये लोग इस चीज को बोलते आए, लेकिन यहाँ पर टॉम बैरक बिल्कुल उसके विपरीत बोलते हैं। कहते हैं कि भाई जो इन्होंने एयर स्ट्राइक किया है सीरिया के ऊपर, इसके बारे में यूएस को कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था, स्पेशल एनवॉय को कुछ नहीं पता था और एम्बेसडर को भी कुछ नहीं पता था। तो ये एक बहुत ही अननेसेसरी एस्केलेशन था। और अल जजीरा को जब वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो आपको पता ही अल जजीरा जो है वो एक तरफ की खबरें छापता है, तो जाहिर सी बात है वो सवाल वैसे ही तीखे सवाल पूछेगा उनसे। तो उन्होंने कहा अल जजीरा के इंटरव्यू में कि भाई देखिए हम एकदम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और ये एकदम अननेसेसरी एस्केलेशन था, चीज़ें ठीक हो रही थी सीरिया के साथ में, जानबूझ करके इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक करके चीज़ों को और ख़राब कर दिया। अब ये पूरी अलग लेवल का पॉलिटिक्स यहाँ पर चलना शुरू हो चुका है। तो अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा कि जो ये अबू दुहूर मिलिट्री बेस है जो सीरिया का, जहां पर ये अटैक किया गया, ये सिर्फ टर्की को बेट करने की एक पूरी कोशिश थी जो इजराइल कर रहा था और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब देखिए रिसेंटली ये इस पूरे अटैक को किस तरीके से देखा जा रहा है, अगर इसको एनालाइज करें तो जो टर्की का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया के अंदर, कहीं ना कहीं उसको टारगेट करने के लिए उससे इजराइल को बहुत दिक्कत है और इसीलिए इजराइल टर्की को बेट करके इस वॉर में लाना चाहता है, ऐसा यूएस एम्बेसडर का कहना था। अब टर्की का अगर आप देखो तो डायनेमिक चेंज तो हुआ ही है। टर्की के रिलेशंस जो हैं वो यूएस के साथ दोबारा से स्थापित हुए। टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है और इसके अलावा मक्का पैक्ट में टर्की ने सऊदी अरेबिया का साथ दे दिया, मतलब मक्का पैक्ट साइन कर लिया सऊदी अरेबिया के साथ में। तो वेस्ट एशिया में जो टर्की का इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और यूएस ओके अबाउट इट। इसके ऊपर कुछ कहना बड़ा सीधी साफ बात है, आपको साफ खुद समझ में आ रहा होगा कि अगर वहां का एनवॉय ऐसी बात कह रहा है यूएस का, तो जाहिर सी बात है यूएस का कुछ तो टर्की को लेकर के स्टांस चेंज हुआ है। पहले यही यूएस जो है वो टर्की के खिलाफ रहता था वेस्ट एशिया को लेकर के, खासतौर से कि इनका इन्फ्लुएंस ना हो। इनका सीरिया में टर्की का साथ दे रहा था यूएस, लेकिन बाहर वहां के इनका साथ नहीं दे रहा था। अब वही यूएस का स्टांस बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और उनको लग रहा है कि चलो हम नहीं है वेस्ट एशिया में, क्योंकि उनको समझ आ गया कि अब हम तो नहीं है वेस्ट एशिया में, तो हम नहीं है तो कौन, तो टर्की इज देयर, इट इज़ गुड, नेटो का मेंबर है, इसके साथ हमारे संबंध भी ठीक ठाक हैं, ये हमारा सारा टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस टाइप से अब इनका स्टांस चेंज होता हुआ दिख रहा है और वेस्ट एशिया में जिस तरीके से डायनेमिक चेंज हुआ है उसके बाद ही कहा जा रहा है कि ये इजराइल ने प्लान किया सीरिया के ऊपर अटैक करने को लेकर के और इजराइल ऑफिशियल्स ने इसका बड़ा विरोध किया। जो टॉम बैरक का स्टेटमेंट था, इजराइल के ऑफिशियल्स ने कहा कि ये टॉम बैरक बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये टॉम बैरक जो है ये साफ साफ गलत बात कर रहा है। ये टर्की जो है वो लगातार अपना मिलिट्री प्रेजेंस सीरिया में बढ़ा रहा था, उसको लेकर के हम लोग बड़ा नाराज थे। और अगर आप देखें तो इजराइल ने लगातार टर्की को बड़ा टारगेट भी किया कि सीरिया में जिस तरीके से टर्की का प्रेजेंस बढ़ा है बशर अल असद के जाने के बाद,
उसको लेकर के खास तौर से इजराइल बहुत ज़्यादा खफा है या इजराइल बहुत ज़्यादा टेंशन में है उसको लेकर के, और वो बार बार इस चीज़ को बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं कि टर्की जो है वो अपना मिलिट्री प्रेजेंस सीरिया में बढ़ा रहा है, जो कि हमारे लिए खतरा जैसा है। टॉम बैरक ने कहा कि भाई जो इजराइल को ये खतरा लगता है बिल्कुल गलत है, और इन्होंने जानबूझ करके टर्की को बेट करने के लिए कि टर्की, क्योंकि जिस जगह पर ये अटैक किया गया है, जहां पर एयर स्ट्राइक करी है इजराइल ने, वो अबू दुहूर मिलिट्री बेस है जो कि टर्की के इन्फ्लुएंस में आता है, मतलब ये पूरा रीजन टर्की के इन्फ्लुएंस में आता है जहां पर ये एयरबेस मौजूद है। तो वहां पर अटैक करके जानबूझ करके चाहते थे कि टर्की आए और बहुत ज़्यादा वॉर हो जाता इजराइल और टर्की के बीच में। अभी जो वॉर ऑलरेडी चल रहा है उसमें और भी लोग जुड़ जाते और ये इजराइल वर्सेस टर्की हो जाता, ऐसा टॉम बैरक का कहना है, जो कि यूएस के एनवॉय हैं, स्पेशल एनवॉय हैं सीरिया के लिए और एम्बेसडर हैं टर्की के, उनका ऐसा कहना है। एकदम इसके विपरीत आते हुए इजराइल ने कहा, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स, उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरीके से जो इंटेलिजेंस है उसको शेयर किया था यूएस के साथ में, एंड दे वर रेडी, दे गेव अस अ थम्स अप, और उसके बाद ही हमने इस इलाके पर स्ट्राइक किया था, सीरिया के इस इलाके पर स्ट्राइक किया था, तो हमने सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूएस को दे दिया था। अब देखिए हुआ क्या है, अब देखिए तो हुआ ये है कि इजराइल ने और टर्की में एक बहुत ही तीखा कन्फ्रंटेशन सीरिया के गोलन हाइट्स के हिस्से को लेकर के हो रहा है, और सीरिया पर अपने इन्फ्लुएंस को लेकर के टर्की और इजराइल में कोई आज का नहीं, बहुत पहले से ही ये कन्फ्रंटेशन बहुत क्लियर तरीके से हो रहा है। जब से टर्की पावरफुल हुआ है वेस्ट एशिया में, तब से इजराइल थोड़ा सा इसको लेकर के बहुत चिंतित रहने लगा है, और इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है इसको रेकलेस एयर स्ट्राइक कहा जा रहा है। अब इजराइल इसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर इजराइल ने साफ कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जानबूझ करके इजराइल को की छवि को धूमिल करने के लिए, इजराइल को ह्यूमिलिएट करने के लिए, इजराइल को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स लगातार पास किए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत हैं, और इसको हम सिरे से खारिज भी करते हैं। और इस तरीके की बात यहाँ पर इजराइल ने कही है। इजराइल ने यहाँ तक कि ये भी कहा कि इन लोगों ने तो अपना खुद का स्टांस को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जो गोलन हाइट्स को लेकर के था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि गोलन हाइट्स को लेकर के क्या क्या विवाद यूएस और इजराइल में इस समय पर हुआ है। अब देखिए कि हुआ क्या है कि यूएस का स्टांस पहले हम समझ लेते हैं और समझते हैं गोलन हाइट्स क्या है। ये गोलन हाइट्स आपका पूरा येलो वाला इलाका दिख रहा है, पूरा ये गोलन हाइट्स है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले ये ग्रीन वाली लाइन देखनी है। ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये आर्मिस्टिस लाइन है, जो 1949 में इन लोगों ने एक अग्रीमेंट करके तय किया था कि भाई ये बॉर्डर होगा, इजराइल इधर होगा, ये गोलन हाइट्स ये सीरिया के पास होगा। इस तरीके से पूरा एक डिसीजन हुआ था। इसके बाद होता क्या है कि एक वॉर होता है जिसको कहते हैं अरब इजरायली वॉर 1967 का, जिसमें अरब देशों का कहते हैं ना कि जो प्रभुत्व खत्म हुआ वो वहीं से खत्म हुआ। इजराइल ने अकेले 3 अरब देशों को, 3 बड़े अरब देशों को हरा दिया, जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट को एक साथ हरा दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। हालांकि फिर यूएन को इंटरवीन करना पड़ा और यूएन ने कहा कि भाई सबसे पहले तो आप लोग 3 जोन बनाएंगे जो कि डीएमजी यानी कि डीमिलिटराइज जोन कहा जाएगा। ये आपको यहाँ पर डीएमजी दिख रहा है, यहाँ पर डीएमजी दिख रहा है, और यहाँ पर सी ऑफ गैलिली के पास भी डीमिलिटराइज जोन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई मिलिट्री नहीं होगी, किसी देश की नहीं होगी, किसी देश का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो इजराइल का ऑक्यूपेशन है यहाँ पर वो खत्म होगा, और इजराइल ने गोलन हाइट्स को छोड़ दिया था और सीरिया को कहते हैं कि वो उसको हैंडओवर कर दिया गया था, जिसके बाद एक पूरी समझौता हुई थी और आपने वो सब अकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा। अब इसके बाद बीच में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन कट टू हम आते हैं 2019 में। 2019 में इजराइल जो है वो गोलन हाइट्स के कुछ हिस्सों के ऊपर, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी कुछ हिस्सों के ऊपर कहते हैं कि इजराइल ने अपनी मिलिट्री लगा दी, और वहां पर आज भी इजराइल की मिलिट्री है। हालांकि और इजराइल ने क्लेम किया कि तो हमारा है। अब इसके ऊपर ये जो पूरा क्लेम था, यूएस ऑफिशियल यूएस का स्टांस क्या है इस पूरे क्लेम को लेकर? जैसे हम बोले तो भारत का ऑफिशियल स्टांस क्या है पैलेस्टीन को लेकर के? हम तो 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, तो दे शुड को एग्जिस्ट। अगर आप इंडिया का गवर्नमेंट का स्टांस पूछोगे पैलेस्टीन और इजराइल को लेकर के, तो हमेशा भारत ये कहेगा कि दे शुड को एग्जिस्ट। हमने कहा भी, अभी जयशंकर साहब ने उसको क्लियर भी कहा कि हमारा स्टांस जो पहले था वही आज भी और हमेशा रहेगा, इस तरीके से। तो यूएस गवर्नमेंट का एक स्टांस है, सबका एक स्टांस होता है, तो उन्होंने इस पूरी चीज़ में इजराइल का सपोर्ट किया। जाहिर सी बात है करेंगे ही, एकदम बिल्कुल उनके सबसे क्लोज रिलेशंस में से एक इजराइल। और उन्होंने कहा कि ये कोई कब्जा नहीं, कोई एनेक्सेशन नहीं है इजराइल का। हालांकि इंटरनेशनल लॉ में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ में इसको एक कैप्चर्ड टेरिटरी मानी गई है इजराइल ने, जो जहां पर अपने फोर्सेस को लगा दिया है। अब इसी को लेकर के विवाद हुआ जब टॉम बैरक ने साफ कह दिया कि ये जो पूरा एरिया है ये
कब्जा, इजराइल का कब्जा किया हुआ एरिया, और इसी को लेकर के पूरी टेंशन बनी हुई है। टॉम बेरेक ने ये कहा, इतने स्पेशल, इतने बड़े लेवल के ऑफिशियल ने, यूएस ऑफिशियल ने अपने गवर्नमेंट के स्टांस के खिलाफ बोल दिया, तो इसका ऐसा तो मतलब है नहीं कि भाई गवर्नमेंट को पता नहीं है। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये चीज़ आई है, कहीं ना कहीं यूएस का स्टांस बदल रहा है और कहीं ना कहीं वो इजराइल को अबैंडन करते जा रहे हैं। अब इसकी पूरी पॉलिटिक्स समझिए, सीरिया की पॉलिटिक्स है क्या। सीरिया की वैसे तो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, बहुत हौच पौच है वहाँ पर, लेकिन मैं आपको बहुत सतही लेवल पे बता देता हूं कि सीरिया में बशर अल असद डिक्टेटर थे। बशर अल असद को पूरा सपोर्ट का था रशिया का। रशिया और बशर अल असद एक तरीके से पूरा सीरिया चला रहे थे। और आपको पता ही है कि बशर अल असद के जाने के बाद फिर वहां पर इजराइल ने काफ़ी अटैक करके काफ़ी कब्जा वब्जा भी किया है, उसके ऊपर भी आएंगे। और इनके विरोध में जब आपको अरब स्प्रिंग शुरू होता है 2011 में, तो अरब स्प्रिंग के बाद सारे डिक्टेटर्स के खिलाफ ये पूरे रिवोल्ट्स हो रहे थे एक तरीके से, तो उसमें सीरिया में भी हुआ। हालांकि वो रिवोल्ट जो सीरिया का है बड़ा डिफरेंट है, एक पोस्टर से वो शुरू हो गया था। एक पोस्टर बशर अल असद का था जिसको लेकर के वो ओवर एग्रेसिव हो गए, उन्होंने एक बच्चे की जान ले ली, उसके साथ टॉर्चर हुआ और उस 14 साल के बच्चे को मार दिया गया। और उसके बाद फिर लोग सड़कों पर उतरे, बशर अल असद के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। यहाँ पर अब टेररिज्म भी आता है। टेररिज्म को मतलब कि इस्लामिक कैलिफेट के लिए बना हुआ एक ग्रुप जिसको आईसिस कहा जाता है, इस्लामिक कैलिफेट ऑफ इजराइल एंड सीरिया, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इजराइल एंड सीरिया आईसिस कहते हैं, इनका उदय होता है। और इनको लगता है कि हमारा बेस्ट मौका है जहां पर एक बड़ा डिस्टर्ब्ड देश है जिसको हम कब्जा कर सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं, इस्लामिक सरकार बना सकते हैं। तो पूरा आप देखोगे कि सीरिया से लेकर के इराक तक इन लोगों ने प्लान कर लिया कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो आईसिस वहां पर एंटर होता है और फिर वो लड़ाई करना शुरू करता है, कुछ जगहों पर कब्जा करना शुरू करता है। तो बशर अल असद के खिलाफ आईसिस खड़ा हुआ, लड़ना शुरू हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर खेल क्या होता है। आईसिस है, शुरू में आईसिस को थोड़ा सपोर्ट जो है वो दूसरे फॉरेन देशों से मिला, जिसमें यूएस का भी नाम आता है। बहुत लोग ये तक भी कहते हैं कि आईसिस को क्रिएट करने में यूएस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट जिनको पकड़ करके यूएस अपने ग्वांटानामो बे नाम के प्रिजन में रखता था, जहाँ बड़ी टॉर्चर किया जाता था उनको, वही लोग विरोध में आकर के आईसिस बनाते हैं। वो लोग बाहर जब निकले उन लोगों ने आईसिस बनाया। खैर वो कहानी और है। फिर उसके बाद यूएस ने, लेकिन अब क्या है कि वो आईसिस का झगड़ा यूएस से भी है और यहाँ पर सीरिया से भी है। तो वो सीरिया बशर अल असद और ये रशिया से भी लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और ग्रुप फॉर्म हुआ जिसमें यूएस, टर्की और उनके फाइटर्स थे। तो टर्की ने इसमें क्या किया, टर्की ने अपने, अब यहाँ पे कुर्द लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। कुर्दिश लोग जो थे, जो कि कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, उन्होंने भी सीरिया को एक बेटर ग्राउंड देखा। सीरिया का जो हिस्सा जो कुर्दिस्तान बनता, वहां पर वो बैठ गए और इनको सपोर्ट करने लगे लोग टर्की के खिलाफ। ये लोग रशिया वाले और ये लोग सब सपोर्ट करने लगे इनको। अब ये ग्रुप एक और बन गया। अब दूसरी तरफ जो है अपना आ जाता है आपका टर्की। टर्की जो है वो कई सारे फाइटर्स को इस्तेमाल करता है, जो टेररिस्ट फाइटर्स थे, जो कि अलकायदा के फाइटर्स थे, और ये छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। और इसमें यूएस भी इनको सपोर्ट करता है। यूएस बड़ा आर्म्स वार्म सप्लाई करता है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या हुआ कि उसी में से एक व्यक्ति था अहमद अल शारा, जिसने अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ था। ये अलकायदा फाइटर था। अब होता क्या है कि टर्की और यूएस का दोनों का इससे बड़ा अच्छा रिलेशन था। तो इनको बस ये था कि बशर अल असद को हटा दें यहाँ से, सीरिया से। बशर अल असद को 2024 में भागना पड़ता है। जैसे ही बशर अल असद 2024 में भागते हैं, यूएस और टर्की इसको अपनी जीत मानते हैं। और जीत मानने के पश्चात इजराइल वहां पर अटैक करना शुरू कर देता है। इजराइल को लगता है कि भाई कोई गवर्नमेंट है नहीं यहाँ पर, तो जितना ज्यादा आप कब्जा कर पाओ वहां पर इजराइल अटैक करना शुरू करता है और बहुत सारे अपने मिलिट्री आउटपोस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर उस पूरे एरिया में बना देता है, सीरिया के अलग अलग एरियाज में। अब सुनिए कहानी क्या होती है। वहां पर इंटरिम प्रेसिडेंट बनता है अहमद अल शारा। अहमद अल शारा जिसको यूएस और टर्की सपोर्ट करता है। अब अहमद अल शारा के रिलेशन यूएस टर्की से बहुत अच्छे थे। वो कहते हैं कि इसमें टर्की का बहुत बड़ा रोल था इसके रिलेशन यूएस से भी अच्छे कराने में। ये शायद पहला ऐसा टेररिस्ट होगा, ये टेररिस्ट ही था, अलकायदा का फाइटर था, ऐसा टेररिस्ट होगा जो यूएस के प्रेसिडेंट के सामने फेस टू फेस बैठ करके बात कर रहा है। आपने तस्वीर भी देखी होगी। ये सारी कहानी होती है। अब क्योंकि अहमद अल शारा आ गया सीरिया में, तो यूएस क्या चाहता था, यूएस चाहता था इजराइल से, भाई तुम अटैक मत करो, इससे हमारे ठीक ठाक रिलेशन है, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इजराइल लगातार टर्की के सीरिया पर बढ़ते हुए प्रभुत्व से लेकर के बड़ा परेशान था और वेस्ट एशिया में भी अपने इन्फ्लुएंस को लेकर के परेशान था। तो इसलिए इजराइल ने लगातार इनके ऊपर अटैक किया, अपने मिलिट्री जोन्स वहां पर बनाए। यूएस मना करता रहा, लेकिन इजराइल ने किया।
अब यूएस जो है वो इजराइल को अबैंडन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएस को लग रहा है कहीं हम आइसोलेट ना हो जाएं इजराइल के चक्कर में। हम इन सब से बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें इस रीजन में थोड़ा बहुत भी रहना है तो टर्की से एटलीस्ट हमें ठीक ठाक रिलेशंस जो है डेवलप करने हैं। और इसीलिए आप प्रेसिडेंट ट्रम्प का वो वाला स्टेटमेंट सुनते हो जिसमें वो मक्का पैक्ट करें, ठीक है कोई रीजनल इन लोग का इन्फ्लुएंस, मतलब रीजनल कॉन्फ्लुएंस है तो क्या दिक्कत है इसमें। ट्रंप ने जानबूझ करके वो बोला, क्योंकि एक नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब यहां तक आकर के आपको सारे फैक्ट्स पता हैं, अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या यूएस इजराइल को अबैंडन नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, 100% कर रहा है। आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।